जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद की कहानी तथा प्रेमचंद के जीवन परिचय है ना, इसके बारे में। हालांकि जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं सो 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 है ना, चैप्टर नंबर 1 लेसन 1 है ना, पूस की रात है ना। तो इसको पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे जानेंगे। इनका लेखक कौन है? पूस की रात के लेखक हैं प्रेमचंद। पूस की रात के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। पूस की रात के लेखक प्रेमचंद। इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को हुआ था, 31 जुलाई 1880, और निधन जो है 8 अक्टूबर 1936 को था, है ना। जन्म निधन से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जन्म स्थान कहाँ हुआ है? तो जन्म स्थान ग्राम लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जगह में लम्ही गाँव में हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था वो धनपत राय था, है ना। कब मिला था इनको? तो नवाब राय के नाम होकर आरंभिक लेखन नवाब राय, बहुत छोटे उम्र से लेखन बहुत बढ़िया करते थे, इसलिए इनको ना राय मिला उपाधि। और इनका माता पिता का जो नाम था, तो माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय, है ना। मुंशी अजायब राय इनके माता पिता हुए। माता हो गया माता हो गया आनंदी देवी, है ना, और पिता हो गया मुंशी अजायब राय, है ना। इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो इनकी शिक्षा 1910 में इंटर किए और 1919 में बीए किए, है ना। मतलब कि इनका पाठ्यक्रम यहाँ पर केवल बीए तक के दिया हुआ, और बीए करने का मतलब कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना। बीए के डिग्री इंटर के बाद होता है। और हालांकि पहले कई तरीके से होते थे, लेकिन अभी बीए कोर्स जो है 3 साल का होता है। वृत्ति जैसे प्राइवेट ट्यूशन, अध्यापकी, जिला बोर्ड, सब इंस्पेक्टरी, जालियांवाला बाग हत्याकांड में सहयोग, असहयोग आंदोलन में भाग लेने, ये सब सरकारी नौकरी छोड़ी, ये सब इनके साथ वृत्ति यानी घटनाएं घटी है ना। और इसके बाद आता है संपादन। संपादन में मर्यादा, माधुरी और जागरण हंस, ये सब काम में संपादन का कार्य किया, अर्थात सुधार के काम किया। तथा इनकी मुख्य कृतियाँ जो है, मतलब कि क्या चीज़ छापे हैं, क्या चीज़ लिखे हैं, तो मुख्य कृतियों में सबसे पहले नंबर पर आता है गबन और गोदान। ये तो सबसे बढ़िया में है, गबन और गोदान। इसके अलावा भी है ना। कौन कौन है? तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, ये भी है ना। ये सभी बार बार पूछता है, ये भी है। गोदान आदि, मौलिक उपन्यास, लगभग 300 कहानियाँ, मानसरोवर खंड, 8 खंड में बहुत सारे इनको लेखन करने का, बहुत सारे लेखन लिखे हैं, है ना। टिप्पणी बहुत सारे किए हैं, 3 खंड में संकलित किए हैं, विविध प्रसंग बहुत सारे, अनेकों अनुवाद किए हैं, है ना। ये बहुत इनकी प्रसिद्धि मिली किनकी? तो प्रेमचंद की, है ना। प्रेमचंद की एक फोटो, हालांकि दूसरी फोटो एक सबसे ज़्यादा प्रचलन के रूप में है, ये फोटो उतना प्रचलन के रूप नहीं है, आप थंबनेल पर देख चुके हैं उसको फोटो। कहता है इसके बाद हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद अब विश्व के साहित्य विभूति बन चुके हैं। ये महान कथाकार जो प्रेमचंद है विश्व में नाम कमा चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय गुजरने के साथ साथ प्रसिद्ध देश काल के सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए वैश्विक रूप से ग्रहण कर चुके हैं। प्रेमचंद बहुत गहरे विशिष्ट रूप के भारतीय नवजागरण के, राष्ट्रीय आंदोलन और उपज के व्यक्ति थे। इनका जो कहानी होता था इस प्रकार से कल्पना करके, या तो फिर किसी तरह से सात्विक कथा होती थी, या तो फिर इनकी घटनाएं, या तो सामाजिक घटनाएं किसी तरह, लेकिन इस प्रकार से इनकी कहानी होती थी कि एकदम बहुत गहरा मर्म लिए रहता है। प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप से भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन के उपज व्यक्ति थे, है ना। नवजागरण कहने का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया विशिष्ट गुण, सोचने वाले, अच्छा रणनीति के साथ सभी कार्य को सफल करते थे। राजनीतिक स्वाधीनता के परिनियत सेन और नवजागरण के समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानवता के पैमाने अनेक रचनात्मक परिवर्तन प्रकट लाने वाले जारी। इनका बहुत सारे कहानी किताब जो है ना, सब परिवर्तनशील है, अर्थात परिवर्तनशील का मतलब कि परिवर्तन ला देता है, जीवन में बहुत तरह की समस्याओं को, है ना, साथ में रखता है। मतलब कि कहानी तरह तरह के विचित्र ढंग से प्रस्तुत किए हैं, सभी घटनाओं से संबंधित। प्रेमचंद उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रशंसक तथा अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हैं। मतलब उस टाइम में लोकतंत्र पर जितनी कविता छपी, कहानियाँ छपी है, जो अभी जाकर के ऐसा लगता है कि हम लोग के सत्य साबित हो रहा है, या तो फिर उसमें कुछ पहले से इनकी भविष्यवाणियाँ साबित सही हो रही है। उनके साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। लोकतंत्र पर भी बहुत काफ़ी विकसित किए हैं। प्रेमचंद के हिंदी कथा साहित्य मनोरंजन के स्तर पर ऊपर उठ करके जीवन के सार्थक रूप में जोड़ने का काम किया था। इनका जो केवल कहानी है सो मनोरंजन के लेकर के नहीं है, मनोरंजन के लेकर के नहीं इतना है। इनकी जो कहानियाँ से मनोरंजन के लेवल से ऊपर है, अर्थात समझने वाली,
समझाने वाली बात। युग के जीवन संबंध, पराधीनता, जमींदार महाजन, सरकार अमलों द्वारा किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों का शोषण, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, ये सभी समस्याओं पर निर्भर रहती है। जाति भेद पर निर्भर रहता है, अस्पृश्यता पर निर्भर रहता है ना। अनगिनत ऐसी बहुत सारे कुंठाएं, दिक्कत वाली, परेशानी वाली पर इनकी रचना बहुत प्रेरित ज़्यादा किया है। बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है ना। मतलब कि कहानी के रूप में, कहानीकार के रूप में एक तरह से बहुत ज़्यादा बदलाव लाए हैं, है ना। प्रेमचंद जी बहुत ज़्यादा नाम कमाए हैं। इनका बेचैनी समस्याओं के हल के लिए पहलुओं साहित्य चित्रित किया है, और ये समस्याएं विविध रूप से आज समाज में है। मतलब उस टाइम में जिस समय कहानी रचना कर रहे थे, इस प्रकार से रचना किए हैं, ऐसा लगता है कि यह रचना आजकल के साथ सही घटित हो रहा है। प्रेमचंद साहित्य के हमारे जातीय सामाजिक जीवन दर्पण है, सामाजिक के जीवन दर्पण के रूप में कार्य करते हैं। एकदम ऐसा कहानी प्रस्तुत करते हैं जैसा मानो हमारे समाज में ऐसा भी हो रहा है ना। ये पहले ही रचना कर चुके हैं, अर्थात इनके कथन अनुसार भविष्यवाणी कर चुके हैं। प्रेमचंद मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार से प्रेमचंद मुख्य रूप से खालिद खान के लेखक हैं, तो किसानों के लेखक हैं। प्रस्तुत कहानी, अर्थात अभी जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, पूस की रात। इनके श्रेष्ठ कहानी में शामिल है, सबसे श्रेष्ठ कहानी में इसका नाम है पूस की रात में, है ना। एक छोटे किसान की कहानी है, और एक और व्यवस्था में दिन रात दहाड़ लगाकर गलाकर वह जाड़े से बचने की कोशिश करता है, कंबल नहीं खरीद पाता बेचारा। और दूसरी ओर पूस की कड़कड़ाती ठंड उसका बहुत ज़्यादा शोषण करता है, सुविधा नहीं होती है, साधन नहीं होती है। इस प्रकार से मानवकृत व्यवस्था और निहत्था हल्को यहाँ पर नाम है किसान का ना, पूस की ठिठुरती रात में खेत के रखवाली करता है, और खेत के मड़ैया में जबरा के साथ, जबरा जो कि कुत्ता का नाम है ना, कहानी में आगे पढ़ेंगे। और बहुत रात तक जगता है, रात गुजारता है, और ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण, है ना, मूक जानवर उसका कुत्ता जबरा जो है अपना देह लगाकर ठंडा से प्रतिकार करता है, अपना साथ सुताता है और साथ में रखता है। बहुत ज़्यादा, बहुत पढ़ने के बाद बहुत एकदम मन की समाज के एक अलग प्रकार की कहानी है। और नीलगायों से परेशान हो जाता है, रात में आकर उसके फसल चढ़ जाती है। और प्रेमचंद इस फसल को, कहानी को कुछ इस प्रकार से चर्चित करते हैं कि एकदम पढ़ने लायक है ना। मतलब कि जो कहते हैं कहानी इनका जो है बहुत गजब टाइप के है। इनकी कहानियाँ काफ़ी ऐसी है ना जो अपनी शैली से अपनाई गई है। हमारी कहानियाँ टेढ़ेपन, सीधे बात उतार देने की जो ताकत इनमें है ना, वो बहुत अजब तरह से दिखती है। प्रेमचंद जी के, है ना, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं प्रेमचंद जी के बारे में कि इनकी जो कहानी लिखने की शैली है एकदम डायरेक्ट सीधी भाषा में, है ना, सीधी भाषा उतार देते हैं कहानी में। एकदम ऐसा लगता है कि महसूस कर सकता है कोई। प्रेमचंद की कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई है, उनमें कोई ना कोई सुझाव जरूर होता है। जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण होता है, नया समझ होती है, नया चीज़ें जानने को मिलती है। यहाँ खूब सारी बातें ऐसा चित्र खींच कर कहते हैं कि कहानी का उपदेश को रुखरापन नहीं आने पाता। उनका चित्र बड़े ही सजीव होते हैं, मानो घटना आँख के सामने हो रहा है। ऐसा लिखते हैं जैसे लगता है कि सामने दृश्य बन रहा है हमारे, है ना। इस प्रकार से कार्य लिखते हैं। कौन, तो प्रेमचंद, है ना। मुंशी प्रेमचंद के नाम से इनको सब जाना जाता है। उनकी शैली, चित्रात्मकता, भाषा, असाधारण अधिकार, चरित्र चित्रण और कौशल, हर जगह व्यंग्य हास्य ढूंढने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली कलाकार बनाते हैं। बहुत ज़्यादा गुण वाला, मानव प्रेम उन्हें जनता प्रिय कलाकार बनाते हैं। मतलब कि जनता का प्यार दुलार ही मुंशी प्रेमचंद को कैसे बनाता है, बहुत बढ़िया, है ना। प्रेमचंद और उनका युग, ये बात जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी लिखते हैं, ठीक है। और इसके पहले कहानी शुरू करने से पहले हम लोग पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं ताकि हम लोग कहानी बढ़िया से समझ में, ठीक है ना। तो शब्दार्थ जो है, जिसमें पहला शब्दार्थ है घुड़कियाँ। घुड़कियाँ कहने का मतलब होता है फटकार या धमकी। घुड़कियाँ कहने का मतलब होता है फटकार या धमकी। और मजूरी, मंजूरी कहने का मतलब होता है मजदूरी, काम करने के बदले में जो पैसा मिलता है उसे मजदूरी। खैरात, खैरात कहने का मतलब होता है मुफ्त। खैरात कहने का मतलब होता है मुफ्त, मतलब कि फ्री के, है ना। खैरात कहने का मतलब होता है मुफ्त यानी कि फ्री के। और उसके बाद आता है ना तत्परता। तत्परता कहने का मतलब कि शीघ्रता, जल्दी से। और अरमान, अरमान कहने का मतलब अभिलाषा, शौक, है ना, इच्छा। धधकाना, धधकाना कहने का मतलब होता है भड़काना या तो ज्वाला कर देना। टाँठे, टाँठे मतलब करारा या दृढ़, बहुत जोर से। अलाव कहने का मतलब कि जहाँ आग तापी जाती है। इसके बाद आता है ना टाँटे। टाँटे कहने का मतलब होता है करारे या दृढ़, है ना, करारे या दृढ़ मजबूत। अलाव कहने का मतलब होता है कि जहाँ आग तापी जाती है। पुआल, अलाव, है ना, अलाव मतलब कि पुआल के आग जो होता है, पोरा के, नेवारी, ठीक ना। और मालगुजारी करने का मतलब उपज पर दिए जाने वाला टैक्स या कर, उपज पर दिया जाने वाला टैक्स या
कर, है ना, इसको मालगुजारी कहते हैं। अभी भी मालगुजारी शब्द से प्रचलित है। भीषण कहने का मतलब भयानक, बहुत खतरनाक। दीर्घ कहने का मतलब होता है बड़ा, और स्वान कहने का मतलब होता है कुत्ता, है ना। स्वान का यहाँ पे अर्थ क्या दिया है, कुत्ता। स्फूर्ति कहने का मतलब होता है फुर्ती, और अकर्मण्य कहने का मतलब काम न करने वाला है, या तो आलसी उसको बोलते हैं अकर्मण्य। और दंदाया, दंदाया मतलब कि गरमाया, है ना, दंदनाया मतलब कहते हैं दंदना लाल है, उसी तरह से इसका मतलब होता है गरमाया। कम्बल, कम्बल कहने का मतलब होता है कंबल। और हार, हार कहने वाला होता है खेत बधार। और भारी भरकम, भारी भरकम कहने मतलब वजनदार, एकदम वेट वाला। डील, डील कहने का मतलब होता है आकार। अब पछुआ एक प्रकार की हवा है जो पश्चिम की ओर से चलती है, बहुत जोर की ठंड आती है। इसके बाद आता है दोहर, दोहर कहने का मतलब होता है कि दोहरी चादर, है ना, दोहर कहने का मतलब कि दोहरी चादर। और उसके बाद असोज, असोज कहने का मतलब होता है कि बेवकूफ़ी, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा। अब मड़ैया कहने का मतलब होता है झोपड़ी, है ना। इन शब्दार्थों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप समझ कहानी आएगी, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कहाँ, तो कहानी पर, है ना। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। कहानी पढ़ने के बाद आपको पूरा क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, है ना। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है पूस की रात, है ना। पाठ का क्या नाम है, तो पूस की रात, है ना। पाठ का नाम है हमारा पूस की रात, ठीक है। कहता है पूस की रात। देखिए, हम लोग के विक्रम शक संवत के अनुसार महीना जो होती है चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, उसी में एक प्रकार का माह आता है पूस, और उस समय बहुत जोरों की ठंड पड़ती है। उसी पर आधारित एक कहानी है ना। कहानी को अब चलते देखते हैं, कहानी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। इसी प्रकार का दिक्कत होगा तो बोलिएगा। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये है उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। हल्कू जो है आकर के स्त्री से कहता है कि सहना आया है, सहना कोई आदमी है ना। कहता है कि लाओ जो रुपये रखे हैं उसको दे दूं, कुछ गला तो छूटे, कहने का मतलब उधार तो कुछ छूटे। वहीं पर मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। कुछ दृश्य इस प्रकार से है कि हल्कू उधर से आता है, एक महिला से कहता है कि लाओ जो रुपये रखे तो उसको दे दूं, है ना। आया है सहना, है ना, कुछ तो छूटेगा। उधर कुछ अलग सामने देखने को मिलता है कि मुन्नी झाड़ू लगा रही है। फिर पीछे देखती है कि 3 ही तो रुपये हैं, है ना। पीछे फिर कर बोली 3 ही तो रुपये। महिला बोलती है दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। महिला बोलती है कि अगर इसको दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा, है ना। पुरुष से बोलता है, अरे बोलता है माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं, है ना। महिला कहती है कि जाओ उसको कह दो ना, सहना को कह दो कि बाद में पैसा दे देंगे, फसल आएगा तो पैसा दे देंगे, अभी नहीं है, नहीं तो फिर अभी पैसा दे देंगे। 3 गो रुपये है, क्या रुपये है, 3 रुपये ये है, अब बाद में फिर कैसे होगा, है ना। आए के क्षण में कहता है हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, मतलब कि बेचारा बेचैन हो गया कि क्या करें। और उसके बाद पूस सिर पर आ गया, मतलब वहाँ पर खड़ा और बस में दृश्य चेंज हो गया था। मतलब पूस सिर पर आ गया, कहने का मतलब कि पूस का महीना आ गया है। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। हार कहने का मतलब है ना कि खेती वाले जगहों पर, खुले वाले क्षेत्रों पर नहीं जा सकता। मगर सहना नहीं मानेगा, घुड़कियों जमावेगा, गालियाँ देगा, बालों के जाड़े मारेंगे, भला सिर तो टल जाएगी। कहते हैं, पुरुष कहता है ना कि देखो ठंडा तो किसी तरह से कट जाएगा, लेकिन ये जो सहना है से काजी करेगा, ताना मारेगा, घुड़कियाँ जमाएगा, मतलब कि अपना रॉक जमाएगा, गालियाँ देगा, ये अच्छा बात नहीं है ना। बला से जड़ा मारेंगे, बन कि भले जला से जड़ा से मर जाएंगे, सिर कैसे टल जाएगी, नहीं कि बेर बेर जो रोज रोज आता है मांगने उसको से इसलिए लाओ पैसा दे दो, हम पैसा इसको काजी करते हैं, दे देते हैं इसको, किसी तरह से टेंशन ही हट जाएगा। यह सोचता हुआ अपनी भारी भरकम डील लिए हुए जो मन नाम के झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुद सामत करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मन की इस प्रकार से प्रस्तुत करता है पुरुष, जाकर महिला से कहते हैं कि ला जो पैसा है सो दे दे, है ना, हम उसको दे देते हैं और हमको उसको से बला तो छूटेगा। रोज रोज आकर के दोहारी पर बोलता है, किसी तरह से हमें खराब लगता है हमको, है ना, इस तरह से। उसके बाद के दृश्य में कहता है मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, आंखें से तरेरते हुए बोलती है, माने कि तिरछा करके, है ना, करके दूसरा उपाय जरा सुनो, कौन सा उपाय करोगे, कौन खैरात दे देगा कंबल, है ना। तो कोई और दूसरा उपाय नहीं है।
है ना। तो कहते कि कौन दे देगा कंबल, कौन और देगा, खैरात मतलब कि फ्री के मुफ्त। न जाने कितनी बाकी है जो किसी की तरह चुकाने नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, है ना, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये न दूंगी। इस तरह की महिला बोलती है। कहने का मतलब है ना कि आप लोग ना समझते नहीं हैं, ई का खैरात में कंबल कोई नहीं देगा, फ्री में कोई नहीं देगा, है ना। जाने कितना आपके बाकी है, लेकिन आपको तो चुकाना आता नहीं। मैं कहता हूँ कि हम खेती बाड़ी छोड़ दीजिए, है ना, ठंडा का दिन है, कंबल लीजिए, खेती बाड़ी करने में कुछ नहीं रखा है। और इस तरह से कहे कि हम पैसा नहीं देंगे तो नहीं देंगे, और नहीं देंगे चल जाता है। उसके बाद के दृश्य है, हल्कू उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं। यहाँ पर हल्कू पुरुष का नाम है ना। कहता है कि तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, उसका राज है क्या, है ना। छोटिया बोलती है कि उस गाली क्यों देगा, उसका राज है क्या। मुन्नी तड़प करके बोली, मतलब कि बेबसी होकर के, उसका राज है, गाली देगा। मगर यह कहने के साथ उसकी तन हुई भौं ढीली पड़ गई, फिर बेचारी एकदम मायूस हो गई, है ना। हल्कू से वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु के भांति से उसे घूर रहा था। मतलब कि ऐसा देखने में लग रहा था, है ना, कि उस घूर रहा था कि तक कर्जावा ले ले है तब न वो आ रहा है बार बार, है ना। मतलब कि मायूसी से छा गया। उसने जाकर आले पर से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिया। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। ला करके पैसा हाथ में थमा दिया। मजूरी से सुख से एक रोटी खाने के तो मिलेगी, किसी के धौंस तो न रहेगी, मतलब किसी का राज तो न रहेगा, किसी का हमारे पर अधिकार तो नहीं रहेगा बोलने का। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ और वहाँ से उसे झोंक दो और उस पर से ऊपर धौंस, मतलब है ना, खेती करने वाले की बढ़िया ही खेती है। उधर से कमाओ, खेत करो, मजूरी करके लाओ और सब मजूरी दे दो किसको, मालिक को। इस तरह से, इसलिए मजूरी करने का, खेत करने के लिए, छुड़वाने के लिए कहते हैं, है ना। हल्कू ने रुपये लिए तथा इसे बाहर चलो मानो अपना हृदय निकाल कर देना जा रहा। और बाहर जैसे जा रहा था तो उसको लग रहा था ऐसा कि मानो कि अपना कलेजा निकाल के दे रहे हैं, है ना। मतलब कि बहुत उसको कष्ट लग रहा था पैसा देने में, है ना, इस तरह से लग रहा था। उसने मजूरी के एक एक पैसा काट छाट करके 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। किसने, तो हल्कू ने, है ना। हल्कू का कहते बहुत तरह से छाट छाट के पैसे जमा किया था। वह आज निकले जा रहे थे, वो पैसा हाथ से छूटल जा रहा था। एक एक पग साथ साथ मस्तक अपना देनता भार से दबा जा रहा था। उसको गरीबी से एकदम हालात खराब, जैसे जैसे बढ़ रहा था ये, है ना, पैर इसका जैसे जैसे बढ़ रहा था, बहुत इसको तकलीफ सा महसूस हो रहा कि ओह 3 पजामा किए थे ठंडा में कंबल लेने के लिए, लेकिन आज पैसा हमारा नहीं रहा, है ना, कोई और लेके चल जाएगा। और बाद कहता है, उसके बाद क्या कहता है कि पूस की अंधेरी रात, यहीं पर से पाठ का नाम लिया गया, पूस की रात, पूस की अंधेरी रात, है ना। आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे, ऐसा लगता था कि आकाश में तारा भी ठिठुर रहा है। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी नीचे बांस घटोले और पुराने गाढ़े की चादर ओढ़े काँप रहा था। कौन, हल्कू, काचे छाप रहा था, हल्कू काँप रहा था, है ना। ऊख मने कितारी, गन्ना के पत्ता के छतरी के नीचे बांस के खटोला पर पुराना गाढ़ा चादर ओढ़ करके काँप रहा था। मतलब कि इतना जोर के ठंडा थी कि कंबल ओढ़ने के बाद भी, गाढ़ा चादर ओढ़ने के बाद भी काँप रहा था। खाट के नीचे उसके संगी कुत्ता जबरा, कुत्ता का नाम क्या है, जबरा, है ना, जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। मतलब कू कू कर रहा था, मतलब कि ठंडा से सिहर रहा था। 2 में से एक को भी नींद ना आती थी। किसके कारण, ठंड के कारण, है ना। इस कदर ठंड का प्रकोप था कि उस लोग दोनों में से कोई के नींद नहीं आता, नहीं तो जबरा को, नहीं तो हल्कू के। आगे के दृश्य में कहता है, हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, मतलब कि उकड़ू जैसा हो गया, है ना। उकड़ू जैसा हो गया कहने का मतलब कि एकदम गर्दन है ना, गर्दन से इसका पैर का चीज सटा लिया अपना और उकड़ू जैसा हो गया, है ना। इस प्रकार से कहता है, क्यों रे जबरा, जाड़ा लगता है। कहता है तो था कि घर में पुआल पर लेट रहा, यहाँ के आंगन क्यों आया है। जबरा से बात करता है हल्कू, है ना। कहता है कि क्यों रे जबरा, है ना, जबरा से बात करता है ना, जबरा से बात करता, कहता है क्यों जबरा, तुम क्यों आए हो। कहे तो थे तुमको कि पुआल पे घर लेट जाओ, हम यहाँ खेत गोर लेते, बढ़िया से देख लेते, है ना। आगे के देश में कहता है कि पुआल पर लेट रहा, यहाँ क्यों लेने आए थे, यहाँ अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ। जानते थे ना कि यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को, है ना। मतलब कि हल्कू जो थे से कुत्ते से इस प्रकार से बात कर रहे थे अपना, है ना, कि अब रो, आ गया है तो नानी के नाम पर रो। वो क्या करेगा, ठंडा काटो, कैसे रात कटेगा तब तो। आए कहता है, जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई, कुत्ता जो था बैठे बैठे दुम हिला दिया। अपनी कूक को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया।
मतलब कि आवाज़ की तरह से कुत्ता की आवाज़ को देखा कि जम्हाई लेते हुए कच गया, चुप हो गया। उसके बाद कहता है उसकी समान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, समान बुद्धि कुत्ता के जो बुद्धि था शायद ताड़ लिया, और स्वामी ने को मेरी कू के नींद नहीं आ रही थी। उसको ऐसा लगा कि हमको जो कू कर रहा है ना, इसलिए इसको मालिक हमको नींद नहीं आ रहा, ठीक ना। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा के ठंडी पीठ से हिलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड हो जाओगे। यहाँ राण पछुआ न जाने बर्फ के लिए आ रही है ना। कहने का मतलब है यहाँ पर, है ना, कि कुत्ता को माना करता है कि देखो कल से यहाँ नहीं आना, और कहता है कि यहाँ जो पछुआ चल रही है ना, पछुआ मतलब कि हवा एक प्रकार की ठंडी हवा बहुत एकदम बर्फ ले आ रही है, इतना ठंडा है कि एकदम बर्फ ले आ रहा है। उफ, है ना, उठूँ तो एक चीलम भरूँ। कहते हैं वो मलकू कहता है कि उठ जाते थे एगो चीलम भरते, किसी तरह रात तो कटे, 8 चीलम तो पी चुका हूँ। कितने चीलम पी चुका है? 8 चीलम, है ना। तो कि उठते चीलम करने वाले गांजा भर पीने के आदी हैं। यह खेती का मजा है गांजा पीने का, और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा तो जाए गर्मी से घबरा कर भागे, है ना। मतलब कि जाड़ा तो जाए लेकिन गर्मी से घबरा कर भागे, और जाड़ा इस प्रकार से आए कि हमको एकदम दिमाग खराब कर ले। आगे कहता है कि मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल, मजाल है कि जाड़ा गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। इसी प्रकार से अपने अपने शब्दों का बयान करते हैं और कहते हैं ना कि खेती हम करें और मजा दूसरे लूटे, है ना। इस प्रकार से भगवान के भी गजब प्रकार के लीला है, और गांजा पीने की कोशिश कर रहा है, चीलम चढ़ाने की कोशिश करते हैं। हल्कू उठा और डेढ़ों गड्ढे से जरा सी आग निकाली, हल्को उठा और गड्ढे से जरा से आग निकाली और चीलम भरी, है ना। चीलम एक में गांजा वाला पिए वाला एक में सब लोग होते हैं, बूढ़े लोग, अपना चीलम भरा और कहे क्या गांजा चढ़ा लिया। जबरा भी उठ बैठा, हल्को ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम? जाड़ा तो क्या ला जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरे से कहता है कि पिएगा चीलम, लो पियो चीलम, है ना। लेकिन जाड़ा कहा जाएगा इसको से, लेकिन थोड़ा सा मन बहल जाता है ना, और अच्छा सा लगता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम की छलकाती आंखों से देखा, उन्हें कुत्ता बड़े ध्यान से देखता है और बस रहता है। हल्को कहता, आज और जाड़ा खा ले, कल से यहाँ पुआल बिछा दूंगा और उसी में घुस करके बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। मैंने कुत्तों से बातचीत चलती हल्कू से। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनाओं पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू ने उसकी गर्म सांस ली, है ना। मतलब कि कुत्ता जो था से कच किया यहाँ पे हल्को से साथ में संपर्क में गया, है ना, और कच किया तब बातचीत की, मैंने कि बातचीत नहीं, इसके पैर पर रख दिया हाथ अपना अगला, और इस तरह से दोनों को एक दूसरे को कुचल गए, बहुत करीब हो गए। आगे के श्रेणी में कहता है चीलम पीते हुए, चीलम पीकर हल्को फिर लेटा और नीचे करके लेटा कि इस बार नहीं जगेंगे, है ना। चीलम पी करके लेटा और नीचे करके लेटा कि चाहे जो कुछ हो अभी दम सो जाऊंगा, और एक क्षण में उसके हृदय कांपने होने लगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं, इतना जोरों के ठंड थे कि चीलम पीने के बाद उसको गर्मी कुछ नहीं लगा, और जैसे सोचा कि सूतेंगे और बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगा। इस बार करवट लेटता कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिचास की भांति उसको छाती को दबाए हुए था। मतलब जाड़ा इतना जोर से था कि इस तरफ लेटता तैयो ठंडा, इस तरफ लेटता तैयो ठंडा, पतला चादर मोटा चादर था उसको से भी ठंडा नहीं कर रहा था। जब किसी तरह से न रह गया तो जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर अपनी गोद में सुला लिया। मैंने बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, उसको सहन नहीं हो पाया तो जबरा को उठाया अपना बगल में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी। कुत्ता को, है ना, मतलब को नहाता हुआ तो था नहीं बेचारा, लेकिन जबरा के साथ अब ठंडा लग रहा है तो उसको बच गया, साथ में लिया, बहुत ज़्यादा गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला हो। मतलब कि ठंडा इतना ज़्यादा जोरों के थे, उसको सटाया था तो ठंडा से थोड़ा सा कची रहा था, राहत मिला था, तो उसको अच्छा सा लग रहा था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्को का पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी, है ना। जबरा को ऐसा लग रहा था कि हम तो आज स्वर्ग में आए, इतना सटा करके कोई ठंडा, उसको भी ठंडा लग रहा था और हल्कू को भी ठंडा लग रहा था। दोनों को क्रम से कुत्ता को ऐसा लग रहा था कि हम तो स्वर्ग में आ गया, इसको तो हमारे से गंध से भी घृणा नहीं है, बहुत अच्छा मालिक, है ना। और कहता है कि अपने अभिनव मित्र या भाई भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता है, वह अपने दीनता से आहत न था जिसने आज इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने अपनी आत्मा सब द्वार खोल दिए हैं और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। कहते हैं मन में, है ना,
कभी कहना है कि इस प्रकार से कि मतलब कि उसका गरीबी इस प्रकार की स्थिति में डाल दिया है ना, जिसके वजह से नहीं तो शायद उसके पास कंबल होता है ना, उसके पास सुविधाएं होती तो आज वो खेत के बाहर इस प्रकार से स्थिति में नहीं होता है ना। आगे कहता है सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, ऐसा लगा उसको कोई जानवर जो है ना से कच गया है, इधर आया है। किधर आया भाई? तो खेत की तरफ है। इस विशेष आत्मीयता ने उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों से तुच्छ समझती थी। मतलब कि ठंडा हवा चल रहा था एकदम सना सना, फिर भी उसको लगा कि ना कुछ तो जानवर आल है। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने कई बार चुमकार कर बुलाया पर उसे पास न आया, है ना। मतलब कि कुत्ता बाहर आया, हल्कू से पास का हट कर उसको ऐसा लगा कि कोई जानवर इधर आ गया, लेकिन हल्कू ऐसे ही बोला, लेकिन फिर भी कुत्ता बाहर सामने नहीं। अब बहुत जोर से चिचियाने लगा, चुचकार करके बोला। वह झपट कर उठा छत से बाहर। हल्कू ने उसे कई बार चुचकार कर बुलाया लेकिन वो पास न आया। हार के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता, है ना। मतलब कि इधर से दौड़ते दौड़ते उस पूरा एकदम चक्र मार लिया और फिर जब आता है यहाँ पर तो फिर दौड़ते दौड़ते रहते, लेकिन रुकता नहीं था, है ना। दौड़ता दौड़ता भोगता रहा। एक क्षण के लिए आता तो तुरंत दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय के अरमान के भांति उछल रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मालिक के हमारा नुकसान ना हो, है ना। उसके बाद फिर अगला दृश्य थोड़ा देर के बाद आता है। कहता है क्या कहता है कि 1 घंटा गुजर गया। रात के शीत ने हवा धधकना शुरू कर दिया और रात हो गई। हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि ठंडा के मार चरम सीमा पर है। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटने के छाती से मिलाकर सिर से उसमें छिपा लिया। हल्कू उठा और उसको कैसे करे, दोनों घुटना को बिल्कुल उकड़ू मुकड़ू बैठ गया, चुक मुक बैठ गया कि ठंडा लगे। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया। ऐसा ठंड लगता था कि पूरा पूरा खून जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह पर बर्फ बह रहा है। उसने झुक कर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से रात, बहुत रात, है ना। मतलब कि इतना रात था कि अभी सप्तऋषि तारा दिखाई दे रहा था जो उत्तर दिशा में दिखाई देता है ना। बहुत ज़्यादा रात था। अभी सुबह होने में पहर भर बाकी है। जैसे कि कहा जाता है ना कि पूरा एक दिन में 8 पहर, यानी कि लगभग 3 घंटा बाकी है सुबह होने में, है ना। बहुत ज़्यादा। कहता है हल्कू के खेत में से कोई एक गोले के टप्पे के आम का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उनसे जलाकर खूब तापूं। हल्कू ऐसा सोचा कि आम के पत्तियों को बटोर करके और उसको कच कर दूं, तापो। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखते तो क्या समझेगा? कोई समझेगा कि भूत है, कौन जाने कोई जानवर छिपा बैठा हो, है ना। कुछ इस प्रकार समझेगा। मगर अब तो बैठे भी नहीं रहा जाता। चलो पत्ता बटोरते हैं और उसको जलाते हैं। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और एक झाड़ू बनाकर हाथ से सुलगता हुआ उपड़ा लिए बगीचा की तरफ चलिया। हाथ में उपला कहने का मतलब कि आग में से कुछ थोड़ा वो जलाने के लिए सुलगना, है ना। और झाड़ुआ बना लिया राहड़ के डट्टे के, और उसको से चल गया कच्चे बटोरने आम के पत्ता, और उसके साथ जबरा भी पीछे पीछे दुम हिलाते हिलाते आ गया। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचा में पत्तियां बटोर कर तापे, है ना। मतलब कि कहता है आगे कहता है कि ठाठे हो जाओगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है ना। मैंने कि बहुत जब खत्म हो जाएगा आग तब से देखेंगे आकर के सूतेंगे। जबरा ने कू करके सहमति प्रकट के और आगे आगे बगीचे की ओर चला, है ना। मतलब कि कू कहते करने का मतलब उसका साथ दिया। बगीचे में धूप अंधेरा हुआ था। अंधकार के निर्दय पवन पत्ते को चलता हुआ चला जाता था। वृक्ष की ओस से बूंद टप 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 टपक रही थी, है ना। बूंदे कजोर थी, टप 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 टपक रहे थे। इतना ज़्यादा ओस चल रहा था। आगे कहता है एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू के लिए हुए आया। हल्कू ने कहा कैसी अच्छी महक आई है जबरू, तुम्हारे नाक में भी सुगंध आ रही है ना। मैंने जबरू से बात करता है ना। कहता है कि कितनी अच्छी महक आई है, तुम्हारे नाक में गई। जबरा ने कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिचोड़ रहा था। जबरू के एक हड्डी मिल गया और उसे क्या कर रहा था, चिचोड़ रहा था। आए के देश में कहता है कि हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्ते का एक ढेर लग गया। बहुत सारा पत्ते को चिकर लिया, बटोर लिया, है ना। और बटोरने के बाद इसका बहुत ज़्यादा लग गया ढेर। नंगे पाँव गल जाते थे। जरा देर से पत्ते नंगे पाँव, हाथ ठिठुर जाते थे। मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको ठंडा लग रहा था, इतना कि हाथ ठिठुर थे। वह पत्तियों को पहाड़ खड़ा कर रहा था। इस अलाव में वह ठंड को जमकर भस्म कर देगा।
ऐसा उसको लग रहा था ना कि पूरा पत्ते के जो ढेर बनाए हैं इसे जल करके पूरा इसको ठंड के काची कर देगा, ख़त्म कर देगा। लेकिन जोरों से इतना ठंड थी कि उसको जलने के बाद उसका कोई असर नहीं हुआ, है ना। आगे कहता थोड़ी देर में अलाव जल उठा, लहराया आग उसको में तुरंत ऊपर के लौ वाले वृक्ष के पत्ते को छूकर भागने लगी। मतलब शुरू में इतना तेज दौड़ा, इतना तेज लहरा, है ना, कि आग एकदम बहुत दूर ऊंचा ऊंचा तक जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी खत्म हो गया। मानो अथाह अंधकार सिर में संभाले हुए है, अंधकार को उसमें अनंत सागर प्रकाश का एक नौका समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। मतलब कि बहुत ज़्यादा धार दे रहा था। हल्को अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसे दोहार उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो कि तेरे जी जो मन में आए से आओ, सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पा लिया हो। मतलब कि कहानी में कहते हैं लल्कू ऐसा मन में कल्पना करता है कि हम तो आग लहरा लिए हैं, अब तुमको जितना ठंडा बरसना है बरस लो, हम ठंडा को सह लेंगे, है ना, जितना मन हो उतना सह लो। विजय गर्व हृदय में छिपा ना सकता था, लेकिन उसको ऐसा महसूस हो रहा था ठंड बहुत जोरों की थी। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है ना, है ना। जबरू ने कू कू करके मानो कहा कि हाँ अब ठंड लगती ही रहेगी, आग क्यों पकाए हैं, आग क्यों लहराए हैं, है ना। पहले यह उपाय न सूझी, न तो इतनी ठंड नहीं खाते, पहले ये उपाय सूझ जाता था शायद इतना ठंडा नहीं खाते। जबरू ने पूछ हिलाई, अच्छा आओ इस अलाव में कूद कर पार करे, देखे कौन निकलता है, अगर जल के बच गया तो मैं दवा नहीं करूँगा, है ना। कहता है जबरू, हल्कू कहता है ना, हल्कू कहता है जबरू से कि देखो इस आग को हम लोग काची करेंगे, पार करेंगे, पड़ी सी पड़ी जाएंगे, पड़ी सी पड़ी जाएंगे, है ना, और दोनों कोई काची करेंगे, खेल खेलेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि अगर तू बीमार पड़ोगे तो हम इसका इलाज नहीं कराएंगे। इस प्रकार से अपने मन की भावना को व्यक्त करता है ना। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा, और मुन्नी से कल न देखा गया तो लड़ाई करेगी, है ना। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। जब मुन्नी के जबरू देखा रहा था हल्कू को, तो हल्कू बोला कि देखो मुन्नी से मत करना, वरना काजी करेगी, लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ उछला और अलाव के ऊपर साफ निकल गया। हल्कू इपड़ी से इपड़ी चल गया, है ना। पैर में जरा लपट लगी, वह कोई बात न थी, पैर में थोड़ा सा लपट लगा, लेकिन उसको ठंडा के समय ठंडा ज़्यादा लग रहा था, है ना, तो उसको महसूस नहीं हो कि मेरा पैर जला। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हो गया, लेकिन ये जबरा था से उसको गोले गोले घूम करके कर पास आ गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो ऐसे सही नहीं है, ऊपर से कूदो आओ, है ना। और फिर कूदा, फिर इधर से कूदा कि ऐसा नहीं होगा, फिर से तुम भी कूदो, है ना। और अलाव के इस पर आ गया, कूद करके कहाँ गया, इस तरफ से दूसरे तरफ। अगले दृश्य में कहता है इसी तरह से उसका मन चलते रहता है ना। पत्तियां जल चुकी थी, पत्तियां कहाँ हो गया था, जल चुका था। बीच बगीचा के बीच फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग अभी बाकी था, जो हवा के झोंकाने पर बहुत तेज हो जाता था, लेकिन फिर थोड़ी देर में ठंडा हो जाता था, यानी आंखें मूंद लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ लिया और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा, है ना, गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती उसका आलस से दबाया जाता था, यानी कि ठंडा जैसे बढ़ते जाता था उसका आलस लगने लगता था, है ना। और बहुत जोर की ठंड थी। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। जबरा कहाँ भागा, खेत की ओर भागा, है ना, खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में है। हल्कू को ऐसा लगा कि कोई जानवर का झुंड जो था सच में है, खेत में है। शायद नीलगायों का झुंड था। उसके कूदने दौड़ने की आवाज़ से उसको कान साफ साफ सुनाई दे रही थी। यानी कि हल्कू को ऐसा महसूस हुआ कि जो जानवर है नीलगाय है। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है, उसे चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई दे रही है। हल्कू ऐसा अंदाज उसको लगा, है ना, नीलगाय जो है कैसे कर रही है, चर रही है, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि साफा साफा जाए चर रही है। उसने दिल ही दिल में कहा, नहीं जबरा, नहीं होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ होगा, अभी तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। और अपने ही मन मन सोच रहा है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि जबरा जब तक है तब तक ये जानवर नहीं आ सकता है ना, जबरा आने देगा कोई के नहीं आने देगा, है ना। और उसके बाद फिर जोर से बहुत आवाज़ लगाता है, ओए जबरा जबरा, ओए जबरा, है ना। जबरा भूखता रहा, उसके पास नहीं आया। जबरा उधर भूख रहा था, इसके पास नहीं आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली, अब अपने देवखाना दे सका उसे, है ना। मतलब उसको लग रहा था कि जाकर देखना चाहिए हमको, लेकिन ठंड इतनी जोर से थी कि उसको उठने का मन कर रहा था। उसने अपने जगह पर हिलना जहर लग रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। कैसा दंदाया हुआ बैठा था, मतलब कि एकदम वहाँ पर एकदम उसके प्रति मंडराया हुआ था। इस जाड़े के पल में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा, आलसी जान पड़ा, है ना, बेवकूफ़ी समझ पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला
और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो, है ना, मतलब कि भाग जाओ, इसी तरह से आवाज़ लगाया। जबरा भौंक उठा, जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। ये इसी तरह से मन में कल्पना करता है ना कि जानवर जो है सब फसल के बर्बाद करता है, कितना फसल बर्बाद था, है ना, अब बेचारा के कर्जा रह जाता था इसी वजह से, और साला इन साल भी कच गया, जानवर सब चर गया। हल्कू पक्का इरादा करके उठा तो 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा के ऐसा ठंडा चूहा मारा ना कि बिच्छू के डंक का झोंका जैसा लगा। फिर वो बूझते हुए अलाव के पास जाकर के बैठ गया और राख को खुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा, लेकिन इतना कस के हवा मारा कि बेचारा आगे जाने में सक्षम नहीं रहा, और जो आगे लहराया था ना ओकरे तापने में लग गया, है ना, अपना शरीर को गरमाने लगा। उसके बाद के दृश्य में कहता है कि जबरा अपने गले फाड़ते लगा, नीलगाय को सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा था। अकर्मण्यता रस्सियों के भांति उसके चारों तरफ जकड़ रखा था। हल्कू के जो कुत्ता था जबरा बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके नीलगाय को भगा रही थी, लेकिन नीलगाय इतना संख्या में थी कि जबरा से अकेले संभाल नहीं रहा था। अभी बेचारा आग के पास में सिकुड़ल था। उसी राख के पास गर्म जमीन, वही चादर ओढ़कर सूत गया। वहीं पर आग लगा रहा था, वहीं पर चादर बिछा कर कचो गई, सूत गया, है ना, कौन, हल्कू। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप थी और मुन्नी कह रही थी, क्या कह रही थी भाई, क्या आज सोते ही रहोगे, तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। मुन्नी क्या कहती है कि तुम यहाँ आकर रम गए, सुत गए और सारा खेत कच गया, चौपट गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है। मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया, भला ऐसा भी कोई सोता है तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ, है ना, बहुत ज़्यादा कुछ। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ, है ना, इस तरह के बहाने किया। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, ये बात था। दोनों फिर खेत के ढाड़ पर आए, है ना, दोनों फिर दौड़ते दौड़ते गए खेत की तरफ। और का था, आप कहानी के अंत के आगे हैं। दोनों खेत के ढाड़ पर गए और देखा कि सारा खेत रौंदा पड़ा है। जब मड़ैया के नीचे चित लेटा है ना, एकदम बहुत खेत में फसल जितना सब एकदम खड़ा था से कच हो गया, लूज हो गया, मानो प्राण ही ना हो, एकदम बेचारा बेजान सा हो गया दोनों को। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी एकदम के इन शरीर फंस गया। हल्कू किस लिए परेशान था, क्योंकि उसको रात अब उसको लग रहा था ना, मुन्नी चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माला गुजारी भरनी पड़ेगी। मुन्नी चिंतित टेंशन में आकर कहते कि अब तो ये हो गया, अब मजदूरी करो, माला गुजारी भरो, टैक्स भरो, है ना। लेकिन हल्कू खुशीपूर्वक मुँह से कहा कि रात की ठंड में यहाँ से सोना तो नहीं पड़ेगा ना। इस तरह से कहानी का दृश्य अंत होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि कहानी बहुत तरह के किसानों के दुख को व्यक्त कर देगा, है ना, और अभी भी किसी तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है ना। इसके बाद आता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर का आप लोग बनाना है, नहीं आएगा तो फिर इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।